हेलो एवरीवन, आई एम रुचि जैन फ्रॉम आरजे क्लासेस। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक आपको पता होगा हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा, तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन हो जाता है इनवर्स। इसी में हमने प्राइस इफेक्ट पढ़ा था, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसमें मैंने आपको बताया था दो टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे जो क्रॉस रिलेशन है वो नेगेटिव होता है और सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव। अनरिलेटेड गुड्स के बीच में यही रिलेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो सेकेंड पॉइंट तक हम अभी तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम अपना थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे, इनकम ऑफ कंज्यूमर। आपके सीए मॉड्यूल में ये चीज आपको पेज नंबर 2.28 पर मिलेगी। सी थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। जनरली आपने देखा होगा कि जब एक इनकम कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेगा, और जब उसकी इनकम कम होगी तो वो डिमांड भी क्या करेगा, कम। तो अभी हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल Y से। Y का मतलब क्या होता है, इनकम। Y इज इनकम। तो जनरली मैंने आपको बताया कि जब आपकी इनकम ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा, और इनकम कम तो डिमांड भी कम। ये तो जनरली होता है। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कि तीन अलग अलग गुड्स के केस में इनकम के साथ रिलेशन डिमांड का चेंज हो जाएगा। तो अभी हमने ये जनरल केस पढ़ा है कि जनरली तो यही होता है कि एक पर्सन की इनकम ज़्यादा तो डिमांड भी वो ज़्यादा करेगा क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है। और वहीं जब उसकी इनकम कम हो जाती है तो बाइंग कैपेसिटी जब कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो डिमांड भी क्या करेगा, कम। तो जनरली ऐसा होता है, लेकिन तीन अलग अलग टाइप के गुड्स के साथ इनकम का रिलेशन भी चेंज होता है। तो तीन टाइप के गुड्स के साथ हम इनकम ऑफ कंज्यूमर का रिलेशनशिप अब स्टडी करेंगे। तीन टाइप के गुड्स में देखें, फर्स्ट टाइप का गुड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंफीरियर गुड्स, देन नॉर्मल गुड्स, और थर्ड वन इज लग्जरी गुड्स। अब ध्यान से समझिएगा, इंफीरियर गुड्स की जब हम बात करते हैं तो जो बैड क्वालिटी, जो घटिया माल होता है, लोअर क्वालिटी की जो चीज़ें होती है, तो जो घटिया वस्तुएं होती है जिनकी क्वालिटी सही नहीं है, ऐसे गुड्स को बोला जाता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गेहूं के कंपैरिजन में बाजरा लो क्वालिटी का होता है, गरीबों का अनाज बोला जाता है बाजरा को। तो बाजरा एक कौन सा गुड में लिया जाता है, इंफीरियर गुड में, ड्यू टू इट्स लो क्वालिटी। वहीं अगर हम कोर्स ग्रेन की बात करते हैं जिसको मोटा अनाज बोला जाता है, लोअर क्वालिटी के गेहूं, चावल, ये सब जो राशन की दुकानों पे यूजुअली मिलते हैं, तो जो लोअर क्वालिटी के गेहूं चावल है, कोर्स ग्रेन, उसको भी कौन सा गुड माना जाएगा, इंफीरियर गुड। अब आप खुद सोचो कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप घटिया चीज़ों की डिमांड बढ़ाओगे नहीं, आप घटिया चीज़ों की डिमांड करोगे कम, क्योंकि अब आपके बजट में जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप घटिया की जगह सुपीरियर चीज़ें भी खरीद सकते हो। तो जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप इंफीरियर गुड्स को ज़्यादा नहीं खरीदोगे। जब हमारी इनकम बढ़ेगी हम इनकी डिमांड क्या करेंगे, कम, और जब हमारी इनकम कम है तो हम इन चीज़ों की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा। तो इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ होता है इनवर्स रिलेशन, इनकम ज़्यादा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम, और इनकम कम तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा। तो इंफीरियर गुड्स के साथ इनकम का होता है नेगेटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे आप, नेगेटिव रिलेशन। इंफीरियर गुड्स बैड क्वालिटी के गुड्स को बोला जाता है। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी आप इनकी डिमांड कम करोगे क्योंकि उस टाइम पे आप रिच हो रहे हो, और रिच लोग इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं करते हैं, इनकी डिमांड तब आपकी जीवन में क्या हो जाएगी, कम। और जब एक पर्सन बताएं उसकी इनकम का लेवल कम है तो उसके पास सुपीरियर गुड्स को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो ऑफकोर्स वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा। तो इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ हमने देखा नेगेटिव रिलेशन। कुछ गुड्स हम सेकेंड कैटेगरी के पढ़ेंगे जिनको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स।
नॉर्मल गुड्स को हम नेसेसरी गुड्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो फूड, क्लॉथ, शेल्टर एटसेट्रा। तो जब हम फूड और क्लॉथ की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताएं, ये नॉर्मल गुड्स है, तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो ऑफकोर्स मैं इनकी डिमांड क्या करूंगी, ज़्यादा। लेकिन क्या मेरी जितनी बढ़ी हुई इनकम है क्या मैं पूरी इनके ऊपर खर्च करूंगी? ऑफकोर्स नॉट। एक और चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, हम लोग इनकम के साथ, जब इनकम के साथ डिमांड का रिलेशन देखते हैं उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ऐसे गुड्स जो इंफीरियर है, नेगेटिव रिलेशन के कारण इनकी इनकम इलास्टिसिटी क्या आएगी, नेगेटिव। वहीं अगर हम गुड्स को नॉर्मल बोल रहे हैं तो आप बताओ मेरी जितनी इनकम बढ़ेगी क्या मैं पूरी की पूरी ही, जैसे अगर बताओ अभी तक मैं 30,000 रुपये महीना कमाती थी, अब मेरी इनकम हो जाती है 50,000 रुपये महीना, तो क्या मुझे बताओ एक्स्ट्रा 20,000 जो मेरे हैं, मैं ऐसा बोलूँगी कि अब एक्स्ट्रा 20,000 का हर महीने खाना ही खाना है? नो, मैं इनके लिए इस टाइप के गुड्स जिनको मैं नॉर्मल गुड्स बता रही हूँ, इनकम बढ़ने के साथ इनकी डिमांड बढ़ेगी लेकिन प्रपोर्शनेटली कम बढ़ेगी। तो ऐसे गुड्स जो नॉर्मल गुड्स होते हैं इनका इनकम के साथ रिलेशन तो रहेगा पॉजिटिव, बट इनकम इलास्टिसिटी आएगी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब बढ़ी हुई इनकम का लेसर प्रपोर्शन जाएगा ऐसी चीज़ों पर। तो ये वाले गुड्स जो नॉर्मल गुड्स है इनका इनकम के साथ रिलेशन तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, बट इनकी इनकम इलास्टिसिटी क्या रहेगी, लेस देन 1। और मैंने आपको बोला इनकम और डिमांड की जब इलास्टिसिटी आप निकालोगे उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और वहीं जब गुड्स होते हैं लग्जरी गुड्स, तो लग्जरी गुड्स का मतलब कार, एसी, ये सब, जब आप रिच हो रहे हो, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन चीज़ों की डिमांड प्रपोर्शनेटली सबसे ज़्यादा जो आपकी इनकम का पार्ट है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि 30,000 से बढ़ के मेरी इनकम हो जाती है 50,000 रुपये पर मंथ, तो मेरी इनकम का सबसे बड़ा प्रपोर्शन जब मैं रिच हो रही हूँ तो वो जाएगा लग्जरी गुड्स पर। मैं ये सोचूंगी कि मैं 2 व्हीलर क्यों चलाऊँ, मेरे पास कार होनी चाहिए, घर में कूलर हटा के मैं एसी इंस्टॉल करवा लूँगी क्योंकि मेरी इनकम का लेवल बढ़ चुका है। तो जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी इनकम का सबसे बड़ा जो प्रपोर्शन है, सबसे बड़ा जो अनुपात है वो किस पर जाता है, लग्जरी गुड्स पर, क्योंकि इस टाइम पर मैं रिच हो रही हूँ। तो इनकम इलास्टिसिटी इनकी रहेगी पॉजिटिव एंड मोर देन 1। क्या रहेगी, मोर देन 1। और नॉर्मल गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी क्या रहेगी, लेस देन 1। तो नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ रिलेशन तो कौन सा रहेगा, पॉजिटिव, बट इनकम इलास्टिसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, मोर देन 0 बट लेस देन 1। इनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन, बट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकी क्या रहेगी, मोर देन 0 बट लेस देन 1। मोर देन 0 बट लेस देन 1। और ऐसे गुड्स जो लग्जरी हैं, इनका एग्जाम्पल कार, एसी, ये सब, इनकी इनकम इलास्टिसिटी रहेगी मोर देन 1। तो जब हमने 3 टाइप के गुड्स देखे, इंफीरियर, नॉर्मल और लग्जरी, तो ये देखा कि इनके लिए नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए इनकम इलास्टिसिटी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो 3 टाइप के गुड्स के साथ इनकम का रिलेशन हमने अलग अलग देखा। फर्स्ट टाइप का गुड था इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड्स के लिए होती है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहीं हम देखें नॉर्मल गुड्स, तो उनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन बढ़ी हुई जितनी इनकम है हम पूरी की पूरी नॉर्मल गुड्स पर खर्च नहीं करेंगे, लेसर प्रपोर्शन करेंगे, इसीलिए इनकम इलास्टिसिटी रहेगी तो पॉजिटिव, बट वो क्या रहेगी, लेस देन 1। ये भी आप अभी अच्छे से कर ले, ये हम लेटर ऑन इस चैप्टर में फिर डिस्कस करेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, बट ये पॉइंट अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम इनकम का रिलेशन डिमांड के साथ देख रहे हैं तो वो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नॉर्मल गुड्स की डिमांड इनकम बढ़ने के साथ बढ़ेगी बट लेसर प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, इसलिए ये रहेगी लेस देन 1। और जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो सबसे बड़ा प्रपोर्शन में अपनी इनकम का दूंगी लग्जरी गुड्स को, इसीलिए इनकी इनकम इलास्टिसिटी रहेगी ग्रेटर देन 1। तो हमने इनकम ऑफ कंज्यूमर में पढ़ा कि इनकम का रिलेशन अलग अलग टाइप के गुड्स के साथ अलग अलग है।
ये पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले। फिर उसके बाद हम फोर्थ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर से। अब हम अपना फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था इनकम ऑफ कंज्यूमर। फोर्थ पॉइंट से देखें, हम ये टॉपिक सीधे मॉड्यूल से ले रहे हैं, पेज नंबर 2.28 पर। मॉड्यूल में आपको टॉपिक मिलेगा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। ये है फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर के टेस्ट और उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी डिमांड चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे ये बताएं कि आपको अगर आपका जो टेस्ट है वो है बंदर छाप ब्रांड में। अब बंदर छाप क्या होता है आप पूछोगे मैम, तो बंदर छाप दंत मंजन भी आता है, फेस पाउडर भी आता है, लिपस्टिक भी आती है, ठीक है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। इंटरनेशनल ब्रांड है, मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप मुझे ये बताओ कि आपको अगर बंदर छाप जो ब्रांड है उसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसकी डिमांड कम करोगे या ज़्यादा? तो सीधी सी बात आप मुझे बोलोगे कि मैम जो चीज़ मेरे टेस्ट और प्रेफरेंस में आती है मैं उसके लिए पैसा देखने वाला नहीं हूँ, मैं तो उसकी डिमांड इवन एट हायर प्राइस भी कर लूँगा। अगर आप ये सोचते हो कि बंदर छाप के बिना तो मैं जी नहीं सकता, ये ब्रांड के प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए लाइफ में, मतलब चाहिए, तो वॉट एवर मे बी द प्राइस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या करोगे? ज़्यादा। वहीं आप मुझे ये बताएं कि आपको डेयरी मिल्क सिल्क नाम की एक चॉकलेट आती है जो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप मुझे बताओ अगर डेयरी मिल्क सिल्क में आप लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं है और डेयरी मिल्क आपको किसी ने ऑफर की, तो आप रख लोगे या उसके मुंह पे मार दोगे? तो सीधा सा आंसर दोगे कि मैम मुझे पसंद नहीं है, मैं तो फेंक दूंगा उठा के, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि डेयरी मिल्क सिल्क में आपका टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं था, आपने उसकी डिमांड की कम, और वहीं बंदर छाप के प्रोडक्ट में आप लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस था तो आपने उसकी डिमांड क्या की? ज़्यादा। इसी को बोला जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। इसके हिसाब से डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो जो चीज़ आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस में आएगी आप उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, और जो चीज़ टेस्ट से आउट हो जाएगी हम उसकी डिमांड क्या करेंगे? कम। अगेन एन एग्जाम्पल, आज आप लोगों ने देखा होगा कि जीन्स, रग्ड जीन्स का फैशन है। रग्ड मतलब जितनी ज़्यादा फटी हुई जीन्स है लोग उसके लिए उतना ज़्यादा पैसा चुकाने को तैयार है, आज उसका फैशन चल रहा है। अब आप मुझे बताओ कि जितनी ज़्यादा फटी हुई जीन्स है अभी अगर उसका फैशन चल रहा है, तो रग्ड जीन्स का प्राइस जो 200 रुपये की भी नहीं, अगर लोग 2000 में भी बेचेंगे, तो आप ये बोलोगे कि मम्मी एक रग्ड जीन्स तो हमको चाहिए ही, अभी फैशन में है, वॉट एवर मे बी द प्राइस, हमको तो वो चाहिए, मतलब चाहिए ही। और वहीं आप मुझे बताओ कि राजेश खन्ना जो बेल बॉटम पैंट्स पहनता था, आज अगर उसका फैशन आउट हो चुका है, तो आपको अगर वो पैंट कोई 500 रुपये का पैंट 200 रुपये में भी देगा, तो क्या आप उसको खरीदोगे और उसको पहन के कोचिंग पर आओगे? आपको लगेगा नहीं, हमारे फ्रेंड्स हंसी उड़ाएंगे, ये चीज़ अब ट्रेंड में नहीं है। तो जो चीज़ आपको बतानी है फैशन में होगी, वो अभी टेस्ट और प्रेफरेंसेस में है लोगों के, तो लोग उसके लिए रेडी टू पे रहेंगे हायर प्राइस। और जो चीज़ अभी फैशन से आउट हो गई है, टेस्ट से आउट हो गई है लोगों के, उसके लिए जो प्राइजेस हैं वो क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि लोग उसकी डिमांड भी क्या कर रहे हैं? कम। इसी के बाद देखें, इसके सेकेंड पैराग्राफ में आपको मिलेगा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको लिखा है इन्होंने बैंडवैगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को बोला जाता है प्रदर्शन प्रभाव। कई बार हम लोग चीज़ों की देखा देखी डिमांड ज़्यादा करते हैं। किस सेंस में? कि आप घूमते फिरते अगर अपने पड़ोसी मित्र के घर पे गए, उसके घर पर आपने एलईडी टीवी लगा हुआ देखा, और वहीं आपके घर पे पुराना टेलीविजन सेट था जिसके वो पर्दे खुलते थे पहले के टाइम पे, ध्यान है आप लोगों को? तो वैसे शटर खोल के आपके घर की टीवी का गेट खुलता है, फिर आपको वो ब्लैक एंड वाइट टीवी दिखती है। आप अपने पड़ोसी मित्र के यहाँ जाके जब आपने एलईडी टीवी देखा, तो आपने अपनी मम्मी को आके बोला कि मम्मी हम देखो कितना पीछे चल रहे हैं लोगों से, लोगों के यहाँ पर टेक्नोलॉजी आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और अभी तक हमारे पास पुरानी टीवी है। तो आपकी जो पुरानी टीवी है अभी हो सकता है कि काफ़ी सालों तक आपको और सर्विस दे सकती थी, बट आपने डेमोन्स्ट्रेशन किसी का यहाँ देखा कि उसके यहाँ पर ये चीज़ है तो मुझे भी चाहिए, तो आप देखा देखी में डिमांड क्या करोगे? चीज़ों की ज़्यादा। इसी चीज़ को बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इसको बोला जाता है प्रदर्शन प्रभाव। इससे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? ज़्यादा। इसी में देखें
नीचे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्नॉब इफेक्ट करके कुछ दिया हुआ है। स्नॉब इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक टाइम होता है जिसमें बता रहे हैं, देखिए उसके पहले 2 लाइन लिखा है कि व्हेन प्रोडक्ट बिकम कॉमन अमंग ऑल सम पीपल डिक्रीजेस ऑल टुगेदर स्टॉप इट्स कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट। कोई चीज़ जब मार्केट में नई नई आती है, सबके पास नहीं है, तब मेरे पास क्रेज़ है कि मैं अपने आप को दूसरों से अलग शो करूं, तब मैं उस चीज़ की डिमांड क्या करूंगी, ज़्यादा। फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप लोग अगर देखोगे तो जब ये साइट शुरू में जब नए ये एप्लीकेशंस आए थे, हमने इनकी डिमांड क्या की थी, ज़्यादा। बट रेगुलर यूज़ के कारण अब आप बताओ, जब सबके पास ये एप्लीकेशन है तो धीरे धीरे हमारा इनमें इंटरेस्ट क्या होता जा रहा है, कम। इस इफेक्ट को बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट। आगे लिखा है देखें, वेबलेन इफेक्ट होता है। वेबलेन इफेक्ट का मतलब होता है, वेबलेन गुड्स की खोज की थी एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम है थ्रोस्टाइन वेबलेन। थ्रोस्टाइन वेबलेन ने कुछ गुड्स को बोला स्टेटस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड, जो आप इसलिए यूज करते हो ताकि आप सोसाइटी के दूसरे लोगों से अपने आप को डिफरेंट शो करो। इन्हीं को बोला जाता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। डायमंड अमीर लोग इसलिए पहनते हैं ताकि वो दूसरों से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर पाए। तो इन गुड्स की आपको पता है प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, और प्राइस कम तो डिमांड भी कम। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। इस इफेक्ट को बोला जाता है वेबलेन इफेक्ट, स्टेटस गुड्स इफेक्ट यू कैन से। तो ये हम लोगों ने देखे। सेम पैराग्राफ में देखो लास्ट में लिखा है कि समटाइम्स जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है आर चेंजेस ड्यू टू एक्सटर्नल एंड समटाइम्स ड्यू टू इंटरनल कॉजेस। तो काफ़ी सारे एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेस हैं जो आपके टेस्ट और प्रेफरेंस को अफेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली डिमांड को भी अफेक्ट करेंगे। इसी के बाद पेज नंबर देखें 2.29, इस पे 5th पॉइंट दिया है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में हम ये देखेंगे कि अगर एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज वो ये सोचेगा कि प्राइस अगर कम है तो मैं इस प्रोडक्ट की डिमांड आज ही करके रखूं। और वहीं अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो आज वो डिमांड भी क्या करेगा, कम, कि जब फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा तब मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा। इस पॉइंट को बोला जाता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। दिस ऑल्सो अफेक्ट डिमांड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इसी के बाद देखें पेज नंबर 2.29 पर ही हम लोग चल रहे हैं, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अदर फैक्टर्स को बोला जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। इकोनॉमी एज ए होल में कब डिमांड ज़्यादा होगी और कब कम, उसको बोला जाता है मार्केट डिमांड। अदर फैक्टर्स में देखें फर्स्ट पॉइंट लिया है साइज ऑफ पॉपुलेशन। आप मुझे ये बताएं, जिस देश में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो वो लोग डिमांड कम करेंगे या ज़्यादा? आप मुझे क्या आंसर दोगे कि मैम जब रहने वाले लोग ज़्यादा हैं तो ऑफकोर्स डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। और जिन देशों में पॉपुलेशन कम है, रहने वाले लोगों की संख्या कम है, ऑफकोर्स वो डिमांड भी क्या करेंगे, कम। ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को पता है एक अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो जिस देश में रहने वाले लोग कम है तो ऑफकोर्स वहाँ पर डिमांड भी क्या होगी, कम। और इंडिया और चाइना जैसे देश आपको पता है ओवर पॉपुलेटेड है, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो रहने वाले लोग जब ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो डिमांड भी क्या करेंगे, ज़्यादा। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगी। इंडिया हर साल पता है आपको एक नए ऑस्ट्रेलिया को जन्म दे रहा है। इसका क्या मतलब है, ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, तो पर ईयर उतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईली पॉपुलेटेड जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उनमें इंडिया आपको पता है नेक्स्ट आफ्टर चाइना आ रहा है। और कुछ ही दिनों में तो सबसे आगे कौन हो जाएंगे, हिंदुस्तानी। बट ये चीज़ अवॉर्डिंग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। तो पॉपुलेशन जिन देशों में हमने देखा ज़्यादा, वहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा, पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम। दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट मार्केट फैक्टर, दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट देखें आपको क्या दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन के हिसाब से जिस एरिया में जिस टाइप के लोग रहते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जयपुर के कुछ अलग अलग एरियाज आपको बताऊं, तो जयपुर का मोती डूंगरी नाम का एक एरिया है, वहाँ पर मंदिर आप लोग देखेंगे ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको पता है जैसे पूजा के फूल, हार, माला, जो प्रसाद होता है, उन टाइप की चीज़ों की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। वहीं
जयपुर का अगर आप दुर्गापुरा वाला एरिया देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जयपुर के वो दुर्गापुरा एरिया में आपको मिलेंगे। यहाँ पर बताएं हार फूल माला की डिमांड ज़्यादा होगी या स्टेशनरी की? तो आप खुद सोचो कि जब आप मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो क्या आप हार फूल माला साथ में लेके आते हो? नो। अगर लेके आ गए गलती से तो बाहर वॉचमैन भी आपको अंदर एंटर नहीं होने देगा। यहाँ पर जब आप आते हो तो अपने साथ स्टेशनरी, पेन, कॉपी ये सब लेके आते हो। तो जब हम देखेंगे कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाला एरिया है तो स्टेशनरी की डिमांड, केक, पिज़्ज़ा, अगर कोई जैसे फूड आर्टिकल्स है, स्नैक्स है, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। वहीं हमने देखा मंदिर वाला अगर कोई एरिया है तो वहाँ पे पूजा पाठ की जो सामग्री होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा रहते हैं तो आर्टिफिशियल टिथ, जो नकली दांत होते हैं, उनकी डिमांड होगी, स्टिक की डिमांड होगी, दलिया ये सब जैसे जो फूड आर्टिकल्स है उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो अलग अलग जब एरियाज़ हैं तो डिमांड भी बताओ एक जैसी है कि अलग अलग है? तो आपने आंसर दिया कि जब एरियाज़ अलग अलग है, लोग अलग अलग टाइप के हैं तो डिमांड भी क्या होगी? अलग अलग। दिस इज व्हाट वी कॉल कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट था हमारा। थर्ड पॉइंट देखें, आपको बता रहे लेवल ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ध्यान से समझना, नेशनल इनकम अगर हम सब में बराबर बराबर बांट दी जाए तो सबके पास परचेजिंग पावर है, सब कंजम्पशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगी? सबके पास है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी टू कंज्यूम। तो हम कंजम्पशन, जब इनकम सब में बराबर बराबर है, सबके पास पैसा है, तो सब कंजम्पशन या डिमांड क्या करेंगे? ज़्यादा। तो उस केस में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कैपेसिटी टू कंज्यूम विल बी हाई। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी टू कंज्यूम, मेरी इनकम का कितना पार्ट मैं कंजम्पशन को दे रही हूँ। जब आप इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप पढ़ोगे इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और वहीं इनकम के साथ जब हम सेविंग का रिलेशनशिप देखते हैं उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। तो नेशनल इनकम अगर सब में बराबर बराबर बांटी जाए तो सबका कंजम्पशन का लेवल बढ़ेगा और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या डिमांड फॉर कमोडिटीज इन मार्केट ओवरऑल राइजेस। वहीं अगर आप सोचें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का, जैसे कि इंडिया में आपको पता है 3 कैटेगरी के लोग हैं, रिच, पुअर और मिडिल क्लास। यहाँ पर नेशनल इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आप सोचो रिच लोग और पुअर लोगों में क्या अंतर है? पुअर लोग बताओ कंजम्पशन ज़्यादा करते होंगे कि सेविंग? तो आंसर ध्यान से सुनना, पुअर लोगों का ज़्यादा होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक गरीब आदमी दिन में जितना पैसा कमाता है शाम को पूरा वो खाने पीने में उड़ा देता है, खाने से ज़्यादा वो किधर उड़ा देता है? पीने में। ठीक है, ये चीज़ तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट अगर आप एक गरीब व्यक्ति की बात सुनो तो वो दिन में जितना पैसा कमा रहा है, जब मैं बोल रही हूँ शाम को खाने पीने में उड़ा रहा है, क्योंकि उसको फ्यूचर से कोई अभी मतलब नहीं है। वो तो सोचता है दिन का जितना कमाऊंगा शाम को पूरा यूज़ करूंगा। तो ये जो पुअर लोग होते हैं, पुअर कैटेगरी होती है, उनका ज़्यादा रहेगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और आप सोचो एक व्यक्ति अमीर है, रिच पर्सन है, तो रिच कब बना है? जब उसके पास सेविंग ज़्यादा होगी। तो रिच लोगों का ज़्यादा होता है प्रोपेंसिटी टू सेव, जबकि पुअर्स का ज़्यादा होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया जो डिमांड को अफेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फोर्थ पॉइंट देखें, आपको बता रहे हैं कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। आप मुझे ये बताएं कि कंज्यूमर को जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में क्या हो गए? कम। आज आप एयर कंडीशनर खरीदो, आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदो, 0% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर EMIs अवेलेबल है। तो आप बताएं कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट और वो भी 0% क्रेडिट पे, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको अवेलेबल है। तो अब आप चीज़ों की डिमांड क्या करेंगे इस केस में? ज़्यादा। लेकिन अगर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, तो हम डिमांड क्या कर देंगे? कम। तो अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट की क्या होती है? चेंज। इसी के सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है अपार्ट फ्रॉम अबव फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट अगर हमारी इनकम पे टैक्स बढ़ा देती है तो इनकम का मेजर पार्ट हम गवर्नमेंट को दे देंगे, तो एज ए रिजल्ट हम डिमांड क्या करेंगे? कम। एंड वाइस वर्सा। वहीं गवर्नमेंट हमको सब्सिडीज का मतलब फाइनेंशियल हेल्प देती है, तो हम अदर गुड्स की डिमांड क्या कर देंगे? ज़्यादा।
इसी के बाद बिजनेस कंडीशंस के हिसाब से भी डिमांड चेंज होती है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में अपने इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, तो उस टाइम पे डिमांड भी चीज़ों की क्या हो गई थी, कम। और जब इकोनॉमी में बूम पीरियड होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, ज़्यादा। तो इसको बिजनेस साइकिल बोला जाता है, इससे भी डिमांड प्रभावित होगी। आगे देखें, वेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, ग्रुप, लेवल ऑफ एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस। शादीशुदा एक इंसान के होने या न होने से भी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस के हिसाब से आप मुझे बताओ कि जो मैरिड और अनमैरिड लोग हैं वो एक जैसी डिमांड कर रहे हैं या अलग अलग। आज अगर मैं पूछूं कि आप लोगों के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र का कोई डिमांड है या नहीं, तो आप बोलोगे मैम हम कोचिंग में आएंगे तो ये चीज़ें तो वेयर करके आएंगे नहीं, अभी हम मैरिड नहीं है, तो आप डिमांड इन चीज़ों की बिल्कुल भी नहीं करोगे। और वहीं अगर आपको बताना है कोई मैरिड पर्सन है, तो इन चीज़ों की वो डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा। तो मैरिटल स्टेटस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है डिमांड पे। वेदर कंडीशन, मौसम के हिसाब से डिमांड चेंज होती है। अभी अगर एकदम से बारिश हो जाए तो आप किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करोगे, अम्ब्रेला से पहले तो आप चाय पकौड़े की तरफ जाओगे। तो वेदर के हिसाब से आपने डिमांड को चेंज किया। गर्मी अगर अभी ज़्यादा पड़ रही है तो आप आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा करोगे। ठंड एकदम से पड़ जाती है तो आप वुलन क्लोथ्स की, जैकेट्स की डिमांड करेंगे। तो डिमांड अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के हिसाब से भी क्या होती है, चेंज। एंड एडवर्टीजमेंट से आपको पता है डिमांड चेंज होगी। हैबिट, कस्टम, कन्वेंशन, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करेंगे, अफेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स और मार्केट डिमांड के। सारे हम पूरे कर चुके हैं। मेन मॉड्यूल में 2.29 पेज पर ही आपको देखो डिमांड फंक्शन टॉपिक मिलेगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। सो अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अभी हम पेज नंबर 2.29 पे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखें 2.29 पे दिया है नीचे डिमांड फंक्शन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़ चुके हैं, उनके डिटर्मिनेंट्स को हमने देखा। डिमांड फंक्शन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें डिमांड तो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो डिमांड फंक्शन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स कंसिस्ट होते हैं। ये डिमांड फंक्शन टू टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट। कोई एक पर्सन की डिमांड को अफेक्ट करने वाला जो फंक्शन है वो इंडिविजुअल, और ग्रुप को अगर आप लेके चलते हो मोर देन वन पर्सन तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। अब हम ये टॉपिक देखें अपने मेन मॉड्यूल से, देखेंगे पेज नंबर 2.30 लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ रहे हैं अब हम लोग, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अब हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर आपके मेन मॉड्यूल में है 2.30। लॉ ऑफ डिमांड दिया है ब्रिटिश न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने यह बताया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, सेटेरिस पेरिबस होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एक फैक्टर जिसको हम डिस्कस करेंगे वो तो होगा वेरिएबल, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट और फिक्स्ड, इसको बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट होनी चाहिए, सेटेरिस पेरिबस होना चाहिए, और अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम, और प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज। मतलब लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। तो ये इनवर्स रिलेशन को बताता हुआ, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन को बताता हुआ जो लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। किसने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल ने। कौन से अजम्पशन पे बेस दिया है, सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो ये रिलेशन हमने कौन सा देखा, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन को नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं।
सेटेरिस पैरिबस में देखो ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जैसे फर्स्ट फैक्टर तो हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ गुड, अदर फैक्टर्स अभी हम लोगों ने डिमांड को अफेक्ट करने वाले डिस्कस किए थे ना, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर एटसेट्रा, और सारे बहुत सारे फैक्टर्स थे लाइक साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, वेदर कंडीशन। तो ये सारे फैक्टर्स को तो आपको क्या मानना पड़ेगा, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट, और ये सब कांस्टेंट रहने पर अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम, और प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा। अगर ये फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ने के साथ साथ अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं डिमांड कम नहीं करूँगी, मैं तो डिमांड एज इट इज़ करती रहूँगी क्योंकि मेरी इनकम भी बढ़ गई है, तब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड तब एप्लीकेबल होगा जब एक फैक्टर जो प्राइस है वो तो रहेगा वेरिएबल एंड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट और फिक्स्ड। तो ये वाला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम शेड्यूल और डायग्राम्स देखेंगे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के। तो जब हम एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखें तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल डिमांड के डेटास को जब हम टेब्यूलर फॉर्म में रोज और कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है डिमांड शेड्यूल। एक पर्सन के डिमांड डेटास को लोगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और एक से ज़्यादा जैसे PQR 3 की डिमांड है उसका टोटल किया उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, और वो डिमांड कहलाएगी मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का देखें, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा एज ए रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही है, कम। इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम। तो जब हम इसको एक डायग्राम पे प्लॉट करेंगे तो एक प्रोडक्ट का ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ओरिजिन XY, देखो जब प्राइस ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स डिमांड क्या होगी, कम, और प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो जब हम इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट, ऊपर से नीचे, और वो भी राइट हैंड पे मूव करता हुआ। तो ये डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमने ये देखा कि ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रपोर्शन को शो नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डिमांड को बोला जाता है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, बिकॉज इट शोज ओनली डायरेक्शन बट नॉट एग्जैक्ट प्रपोर्शन। तो जब भी कोई पूछे लॉ ऑफ डिमांड कौन सा स्टेटमेंट है, तो हम आंसर क्या देंगे, लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। Because it shows only direction but not exact proportion. इस रीज़न के कारण हम लोग बोलेंगे कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये कौन सा स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव इज गुणात्मक, ये सिर्फ क्वालिटी बता रहा है कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा। ये एग्जैक्ट प्रपोर्शंस के बारे में क्या है, साइलेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड देखा एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, एग्जैक्ट प्रपोर्शन को नहीं बताता है। वहीं हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ceteris paribus that is other things remaining constant when price rises quantity demanded falls and when price falls quantity demanded rises। तो ये लॉ ऑफ डिमांड अभी हम लोगों ने देखा, मेन मॉड्यूल में देखिएगा पेज नंबर 2.30 पर। लॉ ऑफ डिमांड थर्ड लाइन में लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन।
लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, क्वांटिटी डिमांडेड कम, और प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded, ceteris paribus. Other things are assumed to be equal और constant पे देखो लिखा है कि ये price of related good, income, taste and all other factor except price are assumed to be constant. इसके बाद देखिएगा डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, मार्शल का स्टेटमेंट आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है. डिमांड शेड्यूल में टेबल 1 आपको गिवन है. डिमांड शेड्यूल ये एक इंडिविजुअल कस्टमर का है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच बता रहा है इनवर्स रिलेशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशन अगले पेज पर देखिए 2.31 पर ये आपको डिमांड कर्व मिलेगा, जो डिमांड कर्व जा रहा है डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट. नाउ ये तो था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है ये आपको टेबल 2 पेज नंबर 2.31 पर देखिएगा आपके ICAI मॉड्यूल में. मार्केट डिमांड शेड्यूल में PQR 3 इंडिविजुअल है. प्राइस जब 5 था, P का डिमांड 10 था, Q का 8 और R का 12. तीनों को प्लस किया तो जो 30 आती है यूनिट्स, ये हो जाएगी टोटल मार्केट डिमांड. तो एक से ज़्यादा इंडिविजुअल के डिमांड डेटास को जब हम सम अप करेंगे उससे जो डिमांड आएगी वो कहलाएगी मार्केट डिमांड. शेड्यूल जो बनेगा उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, और कर्व जो बनेगा उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व. नेक्स्ट पेज पर देखिएगा मार्केट डिमांड कर्व आपको मिलेगा. उस कर्व का भी स्लोप कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स. तो अभी हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के बाद हम पढ़ेंगे कि वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. ये डिमांड कर्व ऊपर से नीचे राइट साइड में क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. बट पहले आप ये वाला लॉ ऑफ डिमांड वाला टॉपिक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें. लॉ ऑफ डिमांड के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सी पेज नंबर 2.32 मेन मॉड्यूल, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अब हम पढ़ेंगे कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, या व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट. डिमांड कर्व हमेशा ऊपर से नीचे और वो भी राइट हैंड पे क्यों मूव करता है, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम और कम प्राइस पर डिमांड ज़्यादा. इसके अब हम रीजंस पढ़ेंगे. तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या फिर वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट. आपके मेन मॉड्यूल में देखिएगा ये टॉपिक आपको 5 पॉइंट्स में दिया है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को प्लस करके आ रहा है, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर और डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी. पॉइंट्स हम यही सारे डिस्कस करेंगे, बट हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न एनालिसिस. ट्रेडिशनल एनालिसिस को मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं, और सेकेंड जो अप्रोच है, जो एनालिसिस है, वो कौन सी है, मॉडर्न. ये जो ट्रेडिशनल एनालिसिस है ये दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने, और जो मॉडर्न एनालिसिस है वो दिया है हिक्स एंड एलन ने. टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज द रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. डिमांड कर्व अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी आएगा, वाई एक्सिस पे प्राइस. डिमांड कर्व इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशन होने के कारण डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट है. मतलब जब प्राइस ज़्यादा है तो देखो ये डिमांड क्या है, कम, और जब प्राइस कम हो गया प्रोडक्ट का तो डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा. तो ऐसा क्यों होता है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम, कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा, इसके क्या रीज़न है. तो ये रीजंस हम लोग 2 एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न. ट्रेडिशनल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. फर्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ DMU, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सेकेंड पढ़ेंगे आप इसमें चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स.
और थर्ड पढ़ेंगे डाइवर्स या डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। डाइवर्स यूजेस ऑफ कमोडिटी। और मॉडर्न अप्रोच में हम दो अप्रोचेस पढ़ेंगे, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन दोनों का जब आप सम टोटल करोगे तो ओवरऑल इन दोनों को प्लस करके कौन सा इफेक्ट आएगा, प्राइस इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है कि इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्लस करके प्राइस इफेक्ट आता है, इसका आंसर हम इसी टॉपिक में जानेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा। डिमांड कर्व का स्लोप होता है डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। ये होने के हम देखेंगे दो एनालिसिस, इनके पीछे जो रीजंस है वो दो एनालिसिस में दिए गए हैं। ट्रेडिशनल एनालिसिस जो मार्शल ने दिए उनका फर्स्ट लॉ था डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मॉडर्न एनालिसिस जो हिक्स और एलन ने दिए उसमें बताया कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जब हम एड ऑन करेंगे तो ओवरऑल जो आएगा उसको क्या बोला जाएगा, प्राइस इफेक्ट। अभी हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। यही सब रीजन है कि डिमांड कर्व ऊपर से नीचे राइट साइड में क्यों मूव कर रहा है, क्यों प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड कम और प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा हो रही है। ट्रेडिशनल में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट है एल्फ्रेड मार्शल का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एल्फ्रेड मार्शल का जो लॉ था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें हमने देखा था कि एज ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ सेम कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इवेंचुअली फॉल। जब एक कमोडिटी को हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एमयू लगातार क्या होता जाता है, कम। तो एमयू कर्व का स्लोप हम लोगों ने देखा था डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। और एक और पॉइंट आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व का स्लोप भी कहाँ से लिया गया है, एमयू कर्व से। तो क्वांटिटी और एमयू के बीच में होता है इनवर्स रिलेशन, और प्राइस और डिमांड के बीच में भी वही इनवर्स रिलेशन होता है। तो एमयू कर्व की तरह डिमांड कर्व का भी स्लोप हो जाएगा डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। ये फर्स्ट रीजन है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। ये पॉइंट क्या बोलता है कि जब एक प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है तो सिलेक्टेड लोग उस चीज़ को खरीदते हैं, तो एज ए रिजल्ट डिमांड क्या होती है, कम। तो जब एक प्रोडक्ट, जैसे कि आप बताएं कि मैंगो का प्राइस अगर 500 रुपीज़ केजी है, तो हम में से हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि 500 रुपये किलो का वो मैंगो खरीद पाए। तो जब प्राइस ज़्यादा है तो हम में से सिलेक्टेड 2-4 लोग होंगे जो उस चीज़ को खरीदेंगे। एज ए रिजल्ट जब प्राइस ज़्यादा है मैंगो का तो डिमांड क्या होगी, कम। लेकिन अभी अगर मैंगो का सीज़न है और मैंगो हो जाते हैं 80 रुपीज़ केजी, तो जब प्राइस कम हो गया तो हम में हर किसी के पास परचेजिंग पावर है और 80 रुपीज़ केजी में नए कस्टमर मार्केट को अराइव कर जाएंगे और उस चीज़ की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा। तो मैंगो का जब प्राइस ज़्यादा था तो कम लोगों ने खरीदा तो डिमांड क्या हो गई, कम। और मैंगो का जब प्राइस कम हुआ तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए, इससे डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा। अगेन हमने इन्वर्स रिलेशन देखा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच, इसीलिए डिमांड कर्व का स्लोप रहेगा डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है, देखें डाइवर्स यूजेस ऑफ कमोडिटी। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। कुछ चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, इन सब का होता है डिफरेंट यूज़। इलेक्ट्रिसिटी का अगर बताएं यूजेस हम लोग देखें तो लाइट में, फैन में, गीज़र, हीटर, काफ़ी सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जैसे कि डोमेस्टिकली भी यूज़ हो रही है, प्रोडक्शन में भी काम आ रही है, कमर्शियली तो यूज़ है ही। तो हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसका होता है डिफरेंट यूज़, डाइवर्स यूज़। मिल्क से आप मिल्क शेक बना सकते हो, टी कॉफ़ी में यूज़ हो रहा है, कर्ड में यूज़ हो रहा है। मिल्क के भी हम देखें तो डिफरेंट यूजेस हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि मिल्क या इलेक्ट्रिसिटी की जब बात चल रही है, ऐसी चीज़ें जिनके होते हैं डिफरेंट यूजेस, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का प्राइस ज़्यादा है तो हम उसका यूज़ बढ़ाएंगे नहीं, हम उसके यूजेस को कर देंगे रेस्ट्रिक्टेड, कम से कम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी अगर पर यूनिट प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर हमारे घर में 3 टेलीविज़न सेट लगे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का प्राइस ज़्यादा है तो हम ये बोलेंगे कि सब हॉल में बैठो, एक ही एसी चलाएंगे, एक ही टीवी में सब बैठ के देखेंगे। तो हमने उसके इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ कर दिए रेस्ट्रिक्ट। एज ए रिज़ल्ट हम बढ़े हुए प्राइजेस पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या करेंगे, कम। और वहीं जब इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट के प्राइस कम हो जाएंगे तो हम यूज़ उसके बढ़ा देंगे, ऑल्टरनेटिव यूज़ कर देंगे।
तो अगेन हमने ये देखा कि एक प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा तो यूज़ हो जाएंगे रेस्ट्रिक्टेड, और प्राइस कम तो यूज़ हो जाएंगे डिफरेंट या ऑल्टरनेटिव या मैनी। इसी के लिए डिमांड कर्व का स्लोप हो जाएगा डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट, क्योंकि अगेन ये रिलेशनशिप को फुलफिल करती है बात कि प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, और प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा। तो ये 3 रीजन थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर और डाइवर्स यूजेस, जिसके कारण डिमांड कर्व का स्लोप रहेगा डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। मॉडर्न एनालिसिस की देखें अगर हम बात करें तो हम इनमें 2 इफेक्ट पढ़ेंगे, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ इसको भी आप अपनी कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करना। जब हम बात करते हैं देखो इनकम इफेक्ट की, ये चार्ट तो यहाँ पर खत्म हो गया, अब ये इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। इनकम इफेक्ट में हम लेते हैं जैसे कि एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, इसकी फिक्स्ड मनी इनकम है ₹100 पर मंथ। जैसे ये कंज्यूमर ए मैं ही हूं और मेरी इनकम है ₹100 पर मंथ, और ये जो ₹100 पर मंथ है इसमें से एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एक्स, इसका जब प्राइस होता है ₹10, तो मैं अपनी इनकम में से ₹100 में से ₹10 इस प्रोडक्ट पे लगा के इसका 1 kg खरीदती हूँ। तो प्रोडक्ट एक्स का जब प्राइस था, ये हम इसका प्राइस देख रहे हैं कि जब इसका प्राइस था ₹10 पर kg, तो मेरी इनकम का मैंने यहाँ से ₹100 के 10 रुपये, ₹100 में से ₹10 इस प्रोडक्ट को में लगाए और यहाँ पर खरीदा इस प्रोडक्ट का 1 kg। अब सपोज इस प्रोडक्ट का प्राइस इस महीने बढ़ के हो गया है ₹15, और मेरी इनकम तो हम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मानते हैं, इस मंथ भी मेरी इनकम है ₹100, लेकिन इस प्रोडक्ट का प्राइस इस महीने ₹10 से बढ़ के हो जाता है 15। तो ₹15 जब बताऊं इस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, तो प्राइस बढ़ने के कंपैरिजन में मेरी जो रियल इनकम है, रियल इनकम का मतलब परचेजिंग पावर, देखो फिक्स्ड मनी इनकम, यहाँ पर मनी इनकम तो फिक्स है, लेकिन इनकम का वो प्रपोर्शन जो मैं इस चीज़ पे खरीदने में लगाऊंगी, तो प्राइस बढ़ने के कंपैरिजन में जो इसका परचेजिंग पावर है, रियल इनकम है, वो क्या हो गई कम। तो एज ए रिजल्ट मैं डिमांड क्या करूंगी कम, और वहीं अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो मेरी रियल इनकम क्या हो जाएगी, खरीदने की शक्ति उस चीज़ के लिए बढ़ जाएगी, तो एज ए रिजल्ट मैं डिमांड क्या करूंगी ज़्यादा। तो प्राइस ज़्यादा, रियल इनकम इज परचेजिंग पावर, यहाँ पर हम फिक्स मनी इनकम को ले रहे हैं इनकम इफेक्ट में, और रिलेशनशिप जो अल्टीमेटली स्टडी कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, रियल इनकम, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ इनकम। तो प्राइस बढ़ने से रियल इनकम कम, डिमांड कम, और प्राइस जब कम होगा तो रियल इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी ज़्यादा। अगेन रिलेशन देखो, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा, तो इनकम इफेक्ट यही होता है जिसके कारण डिमांड कर्व का स्लोप हो जाएगा डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। अब है देखो इनकम इफेक्ट, बट अल्टीमेट कंपैरिजन है प्राइस के साथ, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो इनकम इफेक्ट है वो अल्टीमेटली अपने आप को किस इफेक्ट से जोड़ेगा, प्राइस इफेक्ट से। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफी का। टी का अगर आप बताएं प्राइस चल रहा है टी का ₹2 पर कप, कॉफी पड़ रही है ₹3 पर कप, और टी का अगर प्राइस बढ़ के 2 से हो जाता है 4, तो आप ये बताओ जब टी का प्राइस बढ़ा तो अब कॉफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई है, तो आप डिमांड किसकी ज़्यादा करोगे, कॉफ़ी की। तो जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम। तो अगेन आपने देखा कि टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी सस्ती हो गई, तो हम कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, एज ए रिजल्ट टी की डिमांड क्या करेंगे, कम। तो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा है। देखें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बट इसमें भी अल्टीमेट जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ ली गई है, प्राइस के साथ। तो कहीं ना कहीं जब आप इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को स्टडी करोगे तो रिलेशनशिप किसके साथ लिया जा रहा है, देखो प्राइस के साथ। इसीलिए बोला जाता है कि जब इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एड ऑन करते हैं, सम अप करते हैं, तो इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ओवरऑल प्राइस इफेक्ट। तो ये हमने रीजंस पढ़े हैं कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट।
तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो लेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आज का लेक्चर मेरा आपको पसंद आया होगा। इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत जाती है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपके लेक्चर्स में जो बेल आइकन आ रहा है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।